हेलो लर्नर्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि तंतु होता क्या है और वस्त्र क्या है। वस्त्र तो हम सब जानते ही हैं कि कपड़े को बोलते हैं वस्त्र। और तंतु क्या होता है? जब हम तंतु को देखते हैं तो हम एक कपड़े को देखते हैं कि वो एक धागे से बनता है। धागों को बुनाई कर करके बनाया जाता है। तो अगर हम उस धागे को भी और छोटे छोटे से और उसको खोलेंगे अगर उसको, तो हमको उसमें से तंतु मिलेंगे, जो उसमें से बहुत छोटा सा बारीक सा कुछ रेशा सा मिलेगा, उसे हम तंतु कहते हैं। वो भी धागे जैसे होता है, बस वो धागे का बहुत छोटा सा रूप होता है, तो वो तंतु कहलाता है। तो आज हम देखते हैं कि तंतु से वस्त्र आखिरकार बनता कैसे है, जिसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो फिर हम देखते हैं आगे। वस्त्रों में विविधता। वस्त्रों में विविधता होती किस प्रकार है? जैसे कि हम उसमें बुनाई कि वो कौन से तंतु से बन रहा है और किस चीज़ की किस तरीके से उसमें बुनाई की जा रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर उसकी बुनाई अलग हो और उसका तंतु भी अलग हो, तो हमारे वस्त्रों में विविधता मिलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही दिखाया गया है और यहाँ पे एक कपड़े की दुकान दिखाई गई है जिसमें कई प्रकार के कपड़े दिखाए गए हैं, आप भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखिए, अब इन्होंने एक पिक्चर में दिखाया गया है कि एक कपड़ा लेके उसमें से धागों को अलग किया जा रहा है और उनको तंतु भी कह सकते हैं। मतलब जो धागे हैं और उसके बारीक बारीक जो निकलेंगे इसमें से, वो होंगे तंतु। तंतु के लिए फिर से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है एक, जैसे कि यहाँ पे तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना, वही बताया गया है। जो धागा होता है, धागा तंतुओं से बनता है और फिर धागे से बनता है कपड़ा। तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है इस प्रकार। ये वाला जैसे कि ये हमारा धागा था और ये विखंडित हो गया इसमें, तो ये जो दिख रहे हैं हमको छोटे छोटे, और ये हैं इसके तंतु। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं? जो तंतु हमको पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक तंतु। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रुई, जूट, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन, रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशम कीट एक जंतु में ले सकते हैं उसको, तो ये जंतु से प्राप्त होने वाला तंतु है रेशमी तंतु। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, जो ऐसे तंतु होते हैं उनको बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु, जिसे हम सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के
उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम पादप तंतु कौन कौन से होते हैं। पादप तंतु में सबसे पहले आता है रुई। रुई रुई के बारे में देखते हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां काली मृदा तथा जलवायु उष्ण होती है। और कपास पादप के फल, मतलब जो कपास पे फल आता है वो गोल गोल सा होता है, उसे कपास गोलक बोलते हैं। लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। इस समय खेत कपास के परिफुल्लों मतलब रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढका हुआ हो। मतलब जैसे कि अगर एक खेत में कपास उगाई गई है तो अगर उसके सारे जो कपास के गोलक हैं वो सारे फूट जाएंगे, फिर उनमें से कपास सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगी, जिससे फिर ऐसा लगता है कि खेत में पूरी हिम मतलब बर्फ़ फैली हुई है। जैसे कि हम ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये वाला ये कपास पादप के खेत का पिक्चर है, ये वाली। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है। मतलब इनको हाथों से अलग करते हैं कपास की बोलों से कपास को। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, वही अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। जैसे कि एग्जाम में आता है कपास ओटना क्या होता है। कपास ओटना वो होता है जब कपास की जो बॉल होती है उससे अलग करते हैं, तो उसे बोलते हैं कपास ओटना। कपास पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल मशीनों से भी ओटी जाती है। फिर आता है जूट। जूट भी हमारे खेतों में ही उगता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्प अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनसे पटसन को अलग किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? अब हम ये देखते हैं कि वो बनते कैसे हैं। तंतुओं से तागा कैसे बनता है, मतलब धागा कैसे बनता है। जो हमारा सूती कपड़ा होता है उसका तंतु कैसे बनता है, अब हम ये देखने वाले हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई क्या होती है? जब हम रेशों से तागा बनाते हैं तो उसे कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई की एक पूंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के लोकप्रिय रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। इसमें बताया गया है कि उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं तागे से बस वस्त्र। तंतुओं से हमने तागा तो बना लिया, अब हम बनाने वाले हैं तागों से वस्त्र, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां हैं जो कि बुनाई और बंधाई। बुनाई में क्या होता है, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जैसे कि इसमें नीचे कागज की पट्टियां दिखाई गई हैं, जैसे कि हम अपने स्कूल्स में भी बनाते हैं, पेपर को कट करके और उसमें फिर एक दूसरे में बुनते हैं। इस प्रकार ये है दिखाया गया है। और इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा या फिर होते हैं विद्युत प्रचालित, मतलब हाथ से चलने वाले हस्त प्रचालित, और विद्युत प्रचालित जो बिजली से चलने वाले हैं। वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। इसी प्रकार होती है जैसे हम लोग आसपास पड़ोस में अपने घरों में भी देख सकते हैं कि हम जो बुनाई होती है वो कैसे की जाती है, उसी को बुनाई कहते हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या है इसका इतिहास? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं की चर्म और समूर से बने अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ अथवा घास को बुनकर चटाइयाँ डालियाँ बनाना सीखा। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ी बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतुओं का निर्माण किया जाता है, मतलब बनता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों से उपयोग करते थे उसका। सिलाई के लिए सुई का आविष्कार भी लोगों ने ही किया। फिर उससे कपड़ों को सिलना सीखा और फिर इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु अब इसके आगे जिस प्रकार समय देश में भोजन में जिस प्रकार विविधता मिलती है हमको देशों में, उसी प्रकार वस्त्रों के पहनने में भी विविधता हमको मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कपास के गोलक से रेशा और फिर तागा कैसे बनता है। कपास से रेशा बनाने के लिए उसको बोलते हैं ओटन बोलते हैं, और फिर जब हम रेशे से तागा बनाते हैं तो उसे कताई बोलते हैं। और फिर जब हम तागे के बाद क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, वस्त्र बन जाता है।
बुनाई और बंधाई से बनता है फिर वस्त्र। इसकी दो विधियां हैं। तो हमने देखा कि रुई, रुई क्या होती है, कपास से प्राप्त होती है। वस्त्र कैसे बनता है, वस्त्र होता क्या है, तंतु क्या होता है, कताई कैसे होती है, बुनाई कैसे होती है, तागा कैसे होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।